सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी बाफ्ता अवार्ड्स 2000 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा सिलियन मर्फी ने। सिलियन मर्फी ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, मैं आपको बताऊंगा कहां पे। पहले हम बात करते हैं बाफ्ता अवार्ड्स की। बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इनकी शुरुआत हुई थी 1949 में और नाम से पता चल रहा है किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये एक अवार्ड है। कहां दिए जाते हैं? तो लंदन में दिए जाते हैं। 2024 में ये इसका 77वां 77 नंबर का एडिशन है। तो आपके जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स होंगे ना वही मैं आपको कराऊंगा, फालतू चीजें नहीं कराऊंगा। ये 4 पॉइंट आप याद रख लो, यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही है इसमें? तो ओपेनहाइमर रही है। इस फिल्म ने 7 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं। बेस्ट एक्टर मैंने आपको बताया सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन रही है पुअर थिंग्स नाम की मूवी के लिए। और ये जो पुअर थिंग्स मूवी है इसने भी अवार्ड जीते, मतलब 5 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन रहे ओपेनहाइमर मूवी के लिए। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला था कि ये किलियन मर्फी का नाम आपने पहले सुना होगा, क्योंकि इसी साल 2024 के स्टार्टिंग में ही हमने एक अवार्ड्स पढ़े थे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, जो कि इसका 81 नंबर का संस्करण थे। वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। उसमें भी बेस्ट मूवी का अवार्ड ओपेनहाइमर ने ही जीता था। उसमें बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी थे, ओपेनहाइमर के जो एक्टर हैं। उसमें बेस्ट एक्ट्रेस रही थी लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर यही थे क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर मूवी के लिए। तो आप देख सकते हो आपके लिए कितना आसान हो गया है। बाफ्ता अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 3 तो आपको सेम ही मिल गए, बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर। बस बेस्ट एक्ट्रेस अलग अलग हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो, अपने चैनल की यही खास बात है कि करंट अफेयर्स तो मैं आपको बताता ही हूं, और वो भी वही चीजें बताता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। फालतू चीजें नहीं बताता हूं। उसके अलावा मैं आपको जितना उससे रिलेटेड रिवीजन हो सकता है वो रिवीजन कराने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अभी बाफ्ता आ गया, मैंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी 2024 वाले रिवाइज करा दिए। इसके अलावा अभी एक और पॉइंट रिवीजन करते हैं, ग्रेमी अवार्ड्स 2024 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, अभी 66 नंबर का दिया गया था। और ये मैं आपको रिवाइज क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इसमें भारतीयों ने पुरस्कार जीता था। कौन कौन से वो भारतीय हैं? तो एक तो बैंड ग्रुप था शक्ति बैंड ग्रुप, इसमें 4 भारतीय थे। तो इस बैंड ग्रुप ने एक सॉन्ग लिखा था, एक सॉन्ग गाया था, दिस मोमेंट सॉन्ग, उसके लिए इन्होंने ये ग्रैमी पुरस्कार जीता था। वो 4 भारतीय कौन कौन है? तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन और तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। और इसके अलावा जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया। इन्होंने पाश्तो और एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो इस तरह से आप देख सकते हो जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार और राकेश ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते। ये तो सारे भारतीय थे। इसके अलावा 2-3 अवार्ड और हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से, जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था टेलर स्विफ्ट ने, उनका जो एल्बम है मिडनाइट्स के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था मिली साइरस को फ्लावर्स के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश का है सॉन्ग, उसका नाम है व्हाट वाज आई मेड फॉर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसरो ने। और देखो वैसे ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो इनसेट 3DS क्या है? ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब ये मौसम विभाग से जुड़ी एक सैटेलाइट है जो कि मौसम संबंधी जानकारी देने का काम करेगा। या आप यूं भी कह सकते हो कि इसी तरह की हमने 2013 में इनसेट 3D और 2016 में इनसेट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो ये उनको सपोर्ट करेगी, मतलब उनके काम करने की जो कैपेबिलिटी है, उनके काम करने की जो क्षमता है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है ये उसको बढ़ा देगी। और हमने इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-14 से। कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। वैसे मैंने आपको बताया था हमने इस तरह की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी वो थी इनसेट 1B, उसको हमने 1983 में लॉन्च किया था। और ये जो हमने GSLV F-14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है ना, मैं आपको बता दूं कि इस GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसको इसरो का नॉटी बॉय भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि कई बार इसने हमारे मिशन को फेल कर दिया, इसीलिए कहते हैं। पर इस बार ये चला गया, फेल नहीं हुआ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स और रॉकेट वगैरह मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये सारे करंट अफेयर्स में बने हुए थे अभी, और यहां से कई बार अभी एग्जाम में प्रश्न भी बने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि NVS-01 उपग्रह, ये नेविगेशन की सेकेंड जनरेशन का पहला रॉकेट है। इसको GSLV F-12 से लॉन्च किया था। और इसरो ने भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम है SSLV-D2, और ये अपने साथ 3 सैटेलाइट लेकर के गया था। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानूस 01 और आजादी सेट 2। उसके अलावा हमने भूटान का एक सैटेलाइट किया था INS-2B, इसको PSLV C-54 से लॉन्च किया था। सिंगापुर का एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था टेलियोस 2, इसको PSLV C-55 रॉकेट से लॉन्च किया था, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और इसके बाद एक और हमने सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम DSSAR है, और इसको हमने PSLV C-56 से लॉन्च किया था। और भारत का जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, इसको हमने PSLV C-57 से लॉन्च किया था। अच्छा, चंद्रयान 3 को हमने किससे लॉन्च किया था वो भी जरूर याद रखना, LVM-3M4 से, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी कहते हैं। चंद्रयान 3 में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम है, और जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहे हैं। और अच्छा, इसके अलावा याद रखना, अभी इसरो ने PSLV C-58 से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? एक्सपोसेट, 1 जनवरी 2024 को ही लॉन्च किया था। और इसी के साथ पोएम 3 का भी सफल परीक्षण किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि फॉल्कन 9, जो कि ये फॉल्कन 9 रॉकेट ये स्पेस एक्स का है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो GSAT-20 है। तो यहाँ पे इसरो से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अभी सैटेलाइट्स और रॉकेट वगैरह न्यूज में थे, जो भी हमने लॉन्चिंग पढ़े 2023 में और 2024 में, वो मैंने आपको रिवाइज कराए। अब बात इसरो की है, तो आप जानते हो उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। बंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और इसके हेड कौन है? S सोमनाथ हैं, 10वें नंबर के। और मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने ही सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, स्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज, उन्होंने भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, इसके अलावा एक बात और नोट डाल करके याद रख लेना कि 2025 में सामाजिक विकास आयोग के जो 63वें 63 नंबर का जो सेशन होगा, उसकी अध्यक्षता ये पोलैंड देश करेगा। सामाजिक विकास आयोग, सोशल डेवलपमेंट कमीशन की बात करें तो यह आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक निकाय है, जो सामाजिक विकास मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी मंच है। अच्छा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो मैं आपको यहाँ पे अब शीट रिवाइज कराऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि भारत ने अभी किन किन सम्मेलनों को, किन किन समिट्स को होस्ट किया है। जैसे कि आपको पता है, भारत ने 2023 में G20 को होस्ट किया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी की थी, वासेनार एग्रीमेंट को होस्ट किया, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हुए, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में हुई थी, ICC मेंस वर्ल्ड कप को हमने होस्ट किया। अभी 2024 में क्वाड समिट ये भारत में होगा। अभी मिस यूनिवर्स जो 71 नंबर का एडिशन होगा, ये भी भारत में होगा अभी 2024 में। वैसे तो ये दिसंबर में होने वाला था अभी, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया था, तो अब होगा, ये होगा भारत में ही। अभी दिसंबर में हमने देखा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक की मेजबानी की थी, और साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पाइसेस सर्वाइवल ये इंडिया में स्थापित होगा। ये हमने पढ़ी लिया। अभी 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत ने की है। भारत आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना था। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी भारत ने। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश भी बना था। और 2024 में याद रखना, भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा। और 2024 में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भी करेगा, जो 46 नंबर का एडिशन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। 2023 में वर्ल्ड कॉफी कांग्रेस का आयोजन किया था, भारत ने पहली बार किया था बंगलुरु में। और आपको याद होगा, इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कौन? हमारे जो टेनिस प्लेयर हैं, रोहन बोपन्ना। तो लगभग
भारत से संबंधित मैंने आपको यहाँ पे 15-20 पॉइंट करवा दिए हैं रिवीजन में, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशियन वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जो कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। इसमें फाइनल खेला गया था भारत और थाईलैंड के बीच में, तो भारत यहाँ पे विजेता रहा। मतलब भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वुमेन्स जो चैंपियनशिप है उसमें भारत ने गोल्ड जीता है पहली बार, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। और बैडमिंटन की बात है तो दो हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर हैं वो आपको याद होंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। क्यों याद होंगे? क्योंकि अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 इनको मिला था। अच्छा, उसके अलावा याद रखना भी 2024 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 का खिताब, या इसी को कहते हैं योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024, इसमें वुमेन सिंगल को जीता था चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने। मेंस सिंगल को जीता था शी यू कुई ने, चाइना के हैं। और इसमें मेंस डबल जीता था साउथ कोरिया के कोंग और सियो ने। इन्होंने हराया था किसको? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। और आपको याद होगा अभी जो एशियन गेम्स हुए थे, जो 19वां संस्करण हुआ था चाइना के हांगजाओ में, उसमें बैडमिंटन में हमारे पास एक गोल्ड आया था। वो भी यही लाए थे, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी लाई थी। वैसे बैडमिंटन में एक सिल्वर भी आया था, एक ब्रोंज भी आया था हमारे पास, लेकिन गोल्ड वाला मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। वैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना होती है 1934 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। और वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो एक तो थॉमस कप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। एक सुधीरमन कप भी होता है, रहमतुल्ला कप होता है, नारंग कप होता है, चड्डा कप होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव ये हुआ है पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में, पहली बार हुआ है। और इसमें चीफ गेस्ट थे अनिल कपूर। तो पहली बार हुआ, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न करवाया है। कोलकाता में अभी आपको याद होगा 2024 में 47 नंबर के कोलकाता बुक फेयर का भी आयोजन हुआ था, पुस्तक मेले का। उसमें थीम देश कौन था? यूके था। और अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता सबसे सेफेस्ट सिटी भी रहा था। अभी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे कौन? सौरव गांगुली। अभी 2023 में लास्ट में 132वां जो डूरंड कप का आयोजन हुआ था। डूरंड कप तो पहले याद रखना इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। तो कोलकाता में हुआ था ये। और मोहन बागान उसमें विजेता रहा था, ईस्ट बंगाल को हराया था, याद होगा आपको। अच्छा, वैसे फिल्म फेस्टिवल की बात है ना, तो एक महत्वपूर्ण अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ, जहां से अभी एग्जाम में प्रश्न भी बने थे। आप लोग बताना अगर आपके एग्जाम में भी प्रश्न बना तो यहाँ से कौन सा बना था। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 की, जो कि इसका 54वां संस्करण था, 54th नंबर का, जो भी नवंबर में हुआ था गोवा में। इसमें एक तो ओपनिंग फिल्म रही थी कैचिंग डस्ट, यूके की फिल्म है। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। ये अवार्ड मिलता है जो बेस्ट फिल्म रही थी उसे। ये रही थी एंडलेस बॉर्डर, पर्शियन फिल्म थी। स्पेशल जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला था कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला था पंचायत सीजन 2 को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था माइकल डगलस को, ये अमेरिकी एक्टर है। इसमें क्लोजिंग फिल्म रही थी द फीदर वेट, ये अमेरिकी फिल्म है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था, तो 2021 के लिए तो 53वां मिला था वहीदा रहमान को। और उससे पहले 2020 के लिए 52वां मिला था आशा पारेख को, वो भी याद रखना। अभी दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला था? आशा भोसले को मिला था, जबकि पहला नरेंद्र मोदी को मिला था। और आप ही में से किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि उनका एक एग्जाम था, एग्जाम का नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये जो ओपनिंग फिल्म वाला प्रश्न है वो उनके एग्जाम में आया था। अब आपको याद है तो बताओ कि कौन से एग्जाम में ये प्रश्न आया था, अगर आपके एग्जाम में आया तो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं, या आप यूं कहें कि वुमेन्स में ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने ही कतर ओपन चैंपियनशिप को जीत लिया है।
इन्होंने फाइनल में किसको हराया? एलिना रबाकिना को हराया है, जो कि कजाकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं। और इगा स्विटेक, इन्होंने लगातार ये चैंपियनशिप को तीसरी बार जीता है, मतलब 3 बार से लगातार जीतती हुई आ रही हैं ये, तभी तो नंबर 1 टेनिस प्लेयर कहलाती हैं ये। कहाँ की हैं याद रखना, पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, टेनिस की बात आई गई है तो आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस का सबसे बड़ा चैंपियनशिप है। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो साल में 4 होते हैं। अभी एक हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला, उसको हम रिवीजन करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ, इसमें वुमेन सिंगल जीता किसने? आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की है, याद रखना। इनके देश भी याद रखा करो, एग्जाम में 2 तरह से प्रश्न पूछ लेगा। अभी जो चैंपियनशिप हुई वो पूछ लेगा किसने जीता, किसको हराया, या और इसमें क्या प्रश्न बना देगा वो, प्लेयर का नाम दे देगा। वो पूछ लेगा इनका संबंध किस खेल से है, क्योंकि अभी ये न्यूज में रही थी। थोड़ा सा और टिपिकल करना होगा, वो पूछ लेगा इनका संबंध किस देश से है। ये 2-4 तरीके होते हैं घुमाने के प्रश्न को, तो आपको पूरा कवर करना है। आर्यना सबालेंका बेलारूस की है। मेन सिंगल किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता है, ये इटली के हैं। और मेंस डबल भी हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें एक भारतीय हैं, रोहन बोपन्ना। इनके साथी थे मैथ्यू एबडेन, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और टेनिस में 2 खिलाड़ियों के नाम मैं आपको और बताऊंगा जो भारतीय हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, क्योंकि भी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले पुरुष एशियाई बने थे, तो इनका नाम भी न्यूज में था। और टेनिस से संबंधित 2 कप आप और याद रखें। एक डेविस कप है, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। अब इसको इटली ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और एक फेड कप होता है, ये का टेनिस टूर्नामेंट होता है। इसे वैसे बिली जीन किंग कप के नाम से जानते हैं, जो भी स्पेन में हुआ था। इसको कनाडा ने जीता था इटली को हरा करके। और साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बताया, ये किस कोर्ट पे होते हैं ये भी ध्यान रख लो। बड़ा सिंपल है, देखो पहला और आखिरी वाला, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नेपाल में। विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम, अभी 2024 में इसका 16वां संस्करण हुआ। कहां पे? काठमांडू, नेपाल में। और इसकी थीम थी एक और दुनिया संभव है। अच्छा, काठमांडू से आपको कुछ याद आता है क्या? यहाँ पे किसी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे आप दक्षेश भी कहते हो। इसकी स्थापना होती है 1985 में। इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, पहले हम नेपाल को देखते हैं। तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल हो गई काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हो भारत के कितने स्टेट हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो 5 हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखो, ब्रिक्स समिट की बात करते हैं। 2023 में इसका आयोजन किया था, ये इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। अब 2024 में इसको कौन होस्ट कर रहा है? याद रखना, रशिया। वैसे अगर सीक्वेंस के हिसाब से हम देखते हैं, रूल के हिसाब से, तो ब्राजील को होस्ट करना चाहिए था, लेकिन ब्राजील नहीं कर रहा है, रशिया कर रहा है। ब्राजील क्यों होस्ट नहीं कर रहा वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ब्राजील इस बार G20 को होस्ट कर रहा है, तो एक साथ वो 2-2 को होस्ट नहीं कर सकता, ये कारण है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अभी 2023 में होस्ट किया था भारत ने। अभी 2023 में 18वां G20 समिट भारत में ही हुआ था, जिसके शेरपा अमिताभ कांत थे। थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी परीक्षा में पूछी गई थी। और अब G20 को मैंने आपको बता ही दिया, ब्राजील होस्ट कर रहा है। उसके अलावा 2023 में G7 समिट हुई थी, 49 नंबर की, जापान ने होस्ट किया था। और 2023 में 43rd नंबर का आसियान समिट, इसको इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। अच्छा, ये और मैंने आपको बता दिया ना कि इस साल क्वाड समिट को भारत होस्ट कर रहा है, वो भी ध्यान में रखना। और 2023 में बिम्स्टेक को होस्ट किया था थाईलैंड ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले ये बर्मिंगम यूके में हुए थे, और अब 2026 वाले कहाँ पे होने हैं अभी ये डिसाइडेड नहीं है। पहले डिसाइड हो गया था ऑस्ट्रेलिया में होंगे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था। ये भी थोड़ा सा अपडेटेड है, इसको भी ध्यान रखना, अपडेट कर लेना इसे अगर नहीं करा तो। वैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, ये नए स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना इसे। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले वो कतर में हुए थे, 2026 वाले ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अभी समर ओलंपिक्स जो 2020 वाले वो तो टोक्यो में हुए थे, 2024 वाले ये हो रहे हैं, ये होंगे पेरिस में।
और 2028 वाले लॉस एंजल्स में होंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखो कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है, इसकी अध्यक्षता अभी श्रीलंका के पास में है 2023 से लेकर 2025 तक, और भारत उपाध्यक्ष है। और 2025 से लेकर 2027 तक फिर भारत इसका अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये 17 फरवरी को मनाया गया। मनाने का उद्देश्य अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना। पेंगोलिन ये एकमात्र स्तनपायी है जो स्केल से ढका होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो इंपॉर्टेंट डेज जो फरवरी में अभी तक हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, साथ साथ बोलते हुए चलना ताकि ये आपको याद होते हुए चले। 1 फरवरी को आपने भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस आपने मनाया। तो ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे? तो आंसर होगा ग्रीस। तो रायसीना डायलॉग बताओ इसका आयोजन कहां पे हुआ होगा? अरे भाई, जहां पे रायसीना की पहाड़ियां हैं वहीं पे हुआ होगा, यानी कि नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ कब? 21 और 22 फरवरी 2024 को। और इसका आयोजन कौन करता है? ऑब्जर्वर फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा। 2024 में इसका ये नवा संस्करण हुआ और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है किर्याकोस मित्सोताकिस। और इसकी थीम भी याद रखना, थीम चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट, क्रिएट। चतुरंगा आप याद रख लो, आपको याद रह जाएगा। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा अभी ग्रीस से संबंधित एक करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था। याद है क्या आपको? कहां पे पढ़ा था और क्या पढ़ा था? तो अभी हमने पढ़ा था ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया था, लीगल बना दिया था। तब हमने पढ़ा था इसके बारे में। अभी ले चलता हूं आपको ग्रीस में, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। जैसे कि अभी 75वें रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और आपको याद होगा अभी 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट जो हुआ था गांधीनगर में, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था कुरुक्षेत्र हरियाणा में, उसमें पार्टनर स्टेट कौन था? असम था। और अभी जो 2024 में 47 नंबर का कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था, उसमें थीम देश कौन था? यूके था। अब बात ग्रीस की थी हमारी, तो ये रहा मैप में ग्रीस। ग्रीस से और क्या याद आता है आपको? पहली बार जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो ग्रीस एथेंस में ही हुए थे। एथेंस इसकी कैपिटल है। कब हुए थे? 1896 में। करेंसी इसकी यूरो हो गई, प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस हो गए और प्रेसिडेंट है कटरीना सेकेलरोपोलू। और पिछले साल प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर गए थे, तो ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान भी उनको मिला था, जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा जाक्सा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी तो नासा हो गई, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है। और ये दोनों मिलकर अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसेट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। लिग्नोसेट ये मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक कॉफी मग आकार का सैटेलाइट है, जिसे इसी साल 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, आपको एक निसार मिशन याद होगा, नासा और इसरो का मिशन है ये। फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन। और लुपेक्स मिशन भी याद रखना है, ये जाक्सा और इसरो का मिशन है। इसकी फुल फॉर्म होती है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, ये जाक्सा जापान की हो गई, नासा अमेरिका की हो गई, रोसकॉस्मोस ये रशिया की है और CSA ये कनाडा की है। देखो नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है इसकी 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगता है, अगर मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक जरूर करेंगे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन में आपको करा देता हूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 41 है, टॉप पे नॉर्वे था। फिर पूछा हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा अभी मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम में। फिर पूछा भारत के किस राज्य में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर लॉन्च किया गया? सिक्किम में। फिर पूछा अभी 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? बिहार में। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हुआ चंडीगढ़ में। फिर पूछा किस राज्य में खनन विभाग द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की गई? करौली राजस्थान। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया? 18 फरवरी। और आखिरी प्रश्न पूछा किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा यूके। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी अक्टूबर में भारत और किस देश के बीच में संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।